पुलिस स्टेशन में जब कांस्टेबल का गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो गुस्से से आर्या के सर पर वार करती है, जिससे आर्या का सर चकरा जाता है। लेकिन वो अभी भी नहीं मान रही थी। वो कांस्टेबल कहती है, देख, सीधी तरह से मान जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो मौजूद सभी कांस्टेबल को ऐसे देखकर परेशान थे, क्योंकि जो वो कह रही थी वो गलत था। किसी भी औरत को ऐसा टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, और ऊपर से आर्या प्रेग्नेंट भी थी। एक कांस्टेबल ने आकर कहा, मैम, आप ऐसे नहीं कर सकती, ये कानून के खिलाफ है। लेकिन वो गुस्से से कहती है, मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है क्या गलत है, समझी तुम? जूनियर हो और उसी दायरे में रहो। उसकी बात सुनकर वो बेचारी हट जाती है। वहीं वो कांस्टेबल कहती है, देख, आखिरी बार कह रही हूँ, अपना जुर्म कबूल कर ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन आर्या वही कहती है कि उसने खून नहीं किया है। ये देखकर वो कांस्टेबल गुस्से से अपना डंडा आर्या के पेट पर मारने के लिए उठाती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी डर जाते हैं। आर्या की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो जोर से अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर बांध देती है और जोर की आवाज़ में कहती है, हाँ हाँ, मानती हूँ, मैंने ही खून किया है, मैंने ही मारा है उसे। प्लीज़ मत मारो मेरे बच्चे को। आर्या का कॉन्फ्रेंस सुनकर जहाँ उस कांस्टेबल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वहीं बाकी के कांस्टेबल आर्या की दया भरी नज़रों से देखने लगती हैं। वो सभी देख सकती थी कि कैसे उनकी सीनियर ने ये किया, और आर्या की जगह अगर कोई भी माँ होती तो अपने बच्चे को बचाने के लिए ऐसा ही करती। वो कांस्टेबल वहाँ से चली जाती है। सभी आर्या को खोल देती हैं और एक सेल में बंद कर देती हैं। आर्या की हालत ख़राब हो रही थी। अब उसके पेट में दर्द भी होने लगता था। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पेट का दर्द बढ़ते जा रहा था। वहीं वो कांस्टेबल साइड में जाकर किसी को कॉल करके कहती है, मैम, आपका काम हो गया है। उसने मान लिया है कि उसने ही मारा है। उसके बाद उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर वो मुस्कुरा देती है और फिर खुद को नॉर्मल करके वहाँ से अपनी सीनियर के पास जाकर कहती है, सर, आप उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उस कांस्टेबल की बात सुनकर दादी माँ, रोनित और रिद्धि हैरान हो जाते हैं। वहीं वो अफसर कहता है, ठीक है, अब आगे की कार्रवाई करो। वो सभी ये सब बोल ही रहे थे कि उन सभी के कानों में एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर सभी बाहर आते हैं। सभी देखते हैं कि उनके पुलिस स्टेशन के बाहर 10 से 12 गाड़ियां आकर खड़ी होती हैं। उसी के साथ एक चॉपर आकर उनके सामने लैंड होता है। उस चॉपर की वजह से वहाँ पर धूल ही धूल हो गई थी, इतनी कि सभी की आंखें बंद हो गई थी। उस चॉपर से रूथ निकलता है, जिसने एक ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक ब्रांडेड सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर बियर्ड, हल्के बड़े बाल जो हवा में लहरा रहे थे, और उसने ब्लैक गॉगल लगा रखा था। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। इससे ज़्यादा उसका और खतरनाक लग रहा था। वहाँ खड़े रोनित, रिद्धि और दादी माँ को छोड़कर सभी के चेहरे पर डर के भाव आ गए थे, क्योंकि सभी जानते थे कि रूथ कैसा है। रूथ के उतरते ही उसके बॉडीगार्ड जो उन गाड़ियों में आए थे, वो सभी रूथ के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। इस समय वो सभी पुलिस वालों को मौत का देवता लग रहा था। अगर सबसे ज़्यादा कोई डरा हुआ था तो वो कांस्टेबल जो आर्या को टॉर्चर कर रही थी। उसके चेहरे पर पसीने पसीने की बूंदें उभर जाती हैं। रूथ रौब से चलते हुए आ रहा था, जैसे कोई शेर अपने जंगल के भ्रमण पर निकला हो। वो अंदर आता है तो एक और देखता है, जहाँ उसे एक कांस्टेबल उसे रास्ता दिखाती है। वो जाने लगता है तो इंस्पेक्टर उसके सामने आकर कहता है, इंस्पेक्टर, देखिए सर, हम जानते हैं कि आप एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये कानून का मामला है और आप इसे नहीं तोड़ सकते हैं, खासकर जब आपकी वाइफ ने कबूल कर लिया है कि उर्वशी राणा को उन्होंने ही मारा है। रुद्र घूर कर उस इंस्पेक्टर को ऐसे देखता है जैसे उसे जान से मार डालेगा। वहीं दूसरी ओर जहां आलिशा और रूबी रुकी हुई थी, उन्हें फ़ोन पर जब पता चला कि आर्या ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो वो दोनों खुश हो जाती हैं। दोनों अपने हाथों में ड्रिंक लिए हुए एक दूसरे से चेस करती हैं और आर्या के इस हालत पर खुश होती हैं। वो दोनों ही वहाँ पर एंजॉय कर रही थी। आलिशा ने रूबी को देखते हुए कहा, मान गए तुम्हें, आखिर तुम ही मेरी दोस्त बनने लायक हो। तुम भी तो मेरे ही जैसे ही हो। जैसे मैंने अपनी माँ को मार दिया, वैसे तुमने भी अपनी माँ को मार दिया। बस फ़र्क इतना है कि मैंने अपनी माँ को मार के एक्सीडेंट दिखाया था और तुमने अपनी माँ को मार के आर्या के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। रूबी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। वो कहती है, वो औरत मेरी किसी काम की नहीं थी। अगर वो अब मेरे साथ और रहती तो उसके साथ मैं भी फंस जाती, क्योंकि रुद्र को उसके बारे में पता चल चुका था कि महिमा राणा को उसने ही मारा है। मेरी माँ इतनी बेवकूफ़ हो सकती है, मैं समझी नहीं सकती थी,
क्योंकि वो उसे मारने के लिए उसे डिप्रेशन की दवा दे रही थी और फिर उसे बालकनी से धक्का दे दिया। अगर मैं उसे नहीं मारती तो रुद्र उस तक जरूर पहुंच जाता और उसके साथ मेरे पास भी पहुंच जाता, जो मैं नहीं होने देना चाहती थी। और देखो ना, एक तीर से दो निशाने हो गए। ये कहकर वो दोनों हंसने लगती हैं। इस समय दोनों ही किसी पागल की तरह लग रही थी। रुद्र के सामने खड़ा इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो आर्या को नहीं ले जा सकता है। रुद्र उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे अभी के अभी मार डालेगा, लेकिन तभी उसके सामने एक लॉयर आता है। उसे देखकर इंस्पेक्टर कहता है, आप कौन है? उसकी बात पर वो कहता है कि वो मिसेज राणावत का लॉयर है और ये रही उनकी बेल के पेपर्स। उसके बाद वो इंस्पेक्टर से कहता है, आपको मिसेज आर्या से तब तक कोई पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी जब तक आपके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी डर जाते हैं। रोज सभी को इग्नोर करके अंदर चला आता है। जब वो आर्या के सेल के पास जाता है तो अंदर का नज़ारा देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आर्या इस वक्त ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसके हाथ अपने पेट पर था और वो दर्द से कराह रही थी। रोज तुरंत उसके पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। आर्या जब रूथ को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू तेज हो जाते हैं। वो बस इतना ही कह पाती है कि रूथ। रुद तुरंत उसे अपने बाहों में उठाकर बाहर लाता है। जब सब उसकी ये हालत देखते हैं तो डर जाते हैं। दादी माँ और रिद्धि की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। रुद तुरंत आर्या को लेकर कार में बैठता है और जब उसे बैठाता है तो उसकी नज़र आर्या के ऊपर सही से पड़ती है, जो वो अंदर नहीं देख पाया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो आर्या को दादी माँ, रिद्धि और उन्नीत के साथ हॉस्पिटल भेज देता है। फिर पुलिस स्टेशन में वापस चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे देखकर सभी फिर से डर जाते हैं, क्योंकि अब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो अपने एक गार्ड की गन लेकर के उन सभी पर पॉइंट करते हुए कहता है, किसने मेरी वाइफ को हर्ट किया है? उसे ऐसे देखकर इंस्पेक्टर कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, हम बस अपना काम कर रहे हैं। वो सभी ये बोल ही रहे थे कि उन सभी के कानों में एक आवाज़ आती है, कैसा काम कर रहे थे आप लोग? जब सभी उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कमिश्नर खड़े थे। उन्हें देखकर सभी उन्हें सैल्यूट करते हैं। कमिश्नर कहते हैं, क्या हुआ था यहाँ पर? किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जवाब दे सके। तभी वो कांस्टेबल जिसने आर्या के लिए हेड कांस्टेबल को रोकने की कोशिश की थी कि वो आगे आती है और कहती है, सर मैं बताती हूँ। उसकी ऐसा कहती ही हेड कांस्टेबल गुस्से और डर के मिले जुले भाव से उस कांस्टेबल को देखती है। कमिश्नर उसे देखकर कहता है, बिना डरे जो कहना है कहो। उनकी बात सुनकर वो कहती है, सर मैंने बहुत मना किया उन्हें कि उनके साथ ऐसा ना नहीं करना चाहिए, लेकिन मैडम नहीं मानी। उन्होंने उन पर बहुत बार डंडे से वार किया, लेकिन वो नहीं मान रही थी। उन्होंने उनके सर पर वार किया, जानते हुए भी कि वो प्रेग्नेंट है। जब मिसेज राणावत फिर भी नहीं मानी तो इन्होंने उनके पेट पर मारने की कोशिश की, जिससे डर कर उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही खून किया है। जैसे जैसे वो अपनी बात कर रही थी वैसे वैसे रूथ का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो अपनी खतरन नज़रों से उस कांस्टेबल को देख रही थी। जैसे ही उसने सुना कि उसने आर्या के सर पर मारा और वो उसके पेट पर भी वार करने की कोशिश की थी, तो उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया। कमिश्नर ने उस हेड कांस्टेबल को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उससे कहा कि अब वो इस वर्दी के लायक नहीं है। इसी के साथ उसने उस इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया। कमिश्नर ने रूथ की ओर देखकर कहा, सर अब ये आपके हवाले है, लेकिन मैम के कॉन्फेशन से प्रॉब्लम हो गई है। उसकी बात पर एक डॉक्टर सामने आकर कहती है, सर मिसेज राणावत के खिलाफ जो भी प्लान था वो गलत था। वो उर्वशी राणा का खून कैसे कर सकती हैं, जबकि आप लोगों ने उन्हें शाम के 7 बजे उन्हें अरेस्ट किया, जबकि उर्वशी राणा का मर्डर शाम के 5 बजे हुआ था। ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। तो ये बात साफ है कि मिसेज राणावत को फंसाया गया है। सभी के सामने ये साबित होने के बाद रुद ने अपने गार्ड्स को देखकर कहा कि इन्हें ले जाओ। उसकी बात सुनकर वो सभी उन्हें पकड़कर ले जाने लगते हैं। तो वो कांस्टेबल कहती है, सर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, मुझसे करवाया गया है। उसकी बात सुनकर रुद उसे देखकर अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, किसने कहा था? उसकी बात पर वो कांस्टेबल कहती है, सर ये सब करने के लिए 2 औरतों ने मुझसे कहा था। उनमें से आलिशा थी जिनसे आपकी शादी कुछ टाइम पहले होने वाली थी, और दूसरी को नहीं जानती, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरा कट था। उसकी बात सुनकर रूज समझ जाता है कि ये सब आलिशा के साथ रूबी ने मिलकर किया। वो गुस्से से कहता है, अब तुम दोनों को सिर्फ मौत ही मिलेगी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के साथ उसके गार्ड्स भी वहाँ से चले जाते हैं और साथ में उस कांस्टेबल को और इंस्पेक्टर को भी ले जाते हैं। रुद तुरंत वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसे दादी माँ और रिद्धि रोते हुए मिलती हैं। उन्हें देखकर वो रोनित से पूछता है, क्या हुआ?
जो रोनित कहता है उसे सुनकर रुद्र शॉक्ड हो जाता है। वहीं आलिशा और रूबी को सब पता चल गया था कि रुद्र ने आर्या को बचा लिया और उसे इनोसेंट भी प्रूव कर दिया है। ये सुनकर दोनों का गुस्सा बढ़ जाता है। तभी उन्हें एक और बात पता चलती जिसे सुनकर वो दोनों खुश हो जाती हैं। रुद्र खड़ा होकर सामने देख रहा था जहाँ दादी माँ और रिद्धि बैठकर रो रही थी और रोनित परेशान शायद इधर उधर घूम रहा था। रुद्र तुरंत उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आर्या कैसी है। उसकी बात सुनकर रोनित कहता है आर्या की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसे हद से ज़्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और उसका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। रुद्र हैरानी से कहता है लेबर पेन, लेकिन अभी तो उसका 7वां महीना चल रहा है, इतनी जल्दी लेबर पेन कैसे हो सकता है। रोनित कहता है हमें भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि उन्हें लेबर पेन हो रहा है तब हम समझ गए कि फिर डॉक्टर ने अंदर लेकर के चली गई। रुद्र रोनित से बात कर ही रहा था कि तभी डॉक्टर बाहर आती हैं। उन्हें देखकर रुद्र उनके पास जाकर कहता है डॉक्टर कैसी है मेरी वाइफ। डॉक्टर रुद्र को देखकर कहती है देखिए मिस्टर राणावत, हमने आपसे पहले ही कहा था कि वो ट्विंस बच्चों से प्रेग्नेंट है। उन्हें किसी तरह से भी स्ट्रेस या मेंटली टॉर्चर से दूर रखना है, लेकिन उन्हें देखकर लग रहा है कि उन्होंने हद से ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हैं। उनका हार्ट बीट और बीपी दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है। हम उन्हें बहुत ज़्यादा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है और इसी वजह से उनका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, जो कि टाइम से बहुत पहले है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चों की भी कंडीशन ठीक नहीं है और आर्या इस कंडीशन को तो ठीक कहने के लिए हम सोच भी नहीं सकते हैं। रुद्र जैसे जैसे उनकी बात सुन रहा था वैसे वैसे उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी, लेकिन वो अपने चेहरे से नहीं दिखा रहा था। अभी भी उसने अपने चेहरे पर गुस्से का नकाब ओढ़ रखा था, लेकिन उसका दिल ही जानता था कि वो कितना अंदर से डरा हुआ है। उसके दिल में इस समय इतना गुस्सा भरा हुआ था कि आलिशा या रूबी दोनों में से कोई भी उसके सामने आ जाती तो वो उन्हें जीते जी नर के दर्शन करा देता। वो अपनी मुट्ठियां भींचे डॉक्टर से कहता है मुझे अपने बच्चे और बीबी दोनों सही सलामत चाहिए। आपको जो करना है कीजिए, जैसे करना है वैसे कीजिए, मुझे वो सही सलामत चाहिए। रुथ की आवाज़ इतनी भयानक थी कि उसका चेहरा इतना ज़्यादा डार्क हो गया था कि डॉक्टर भी एक बार के लिए सहम गई। उन्होंने कहा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से निकल गई। सभी के कानों में आर्या की आवाज़ आ रही थी, जो कि दर्द से कराहने की थी। दादी माँ और रिद्धि को जब आर्या की कंडीशन के बारे में पता चला तो उन दोनों के आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगे। दादी माँ पास में ही बने मंदिर के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं, जो कि माँ शक्ति का एक छोटा सा मंदिर था। दादी माँ उनके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं आप तो पूरी सृष्टि की माँ है ना, तो मेरी बच्ची की रक्षा कीजिए। वो भी माँ बनने वाली है, उसके बच्चों की, और उसकी रक्षा कीजिए माँ। मेरी बहू और बच्चों को बचा लीजिए माँ। रिद्धि भी उनके साथ मंदिर में खड़ी प्रार्थना कर रही थी। रुद्र वहीं बाहर दीवार से टिक कर खड़ा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान था। वो किसी को भी 1 मिनट के अंदर धूल चटा सकता था, किसी को भी फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक कर सकता था। लेकिन यहाँ उसका कोई दवा काम नहीं कर रहा था। यहाँ वो अपनी किस्मत के आगे एक अदना सा इंसान था, जहाँ वो कभी कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ सब कुछ सही होने की दुआ ही कर सकता था। जो रुद्र आज तक कभी नर्वस नहीं हुआ, आज उसकी आंखों में आंसू भी छलक आए थे। सामने ऑपरेशन थिएटर में उसका प्यार, उसकी बीबी, उसकी ज़िंदगी मौत के मुंह से लड़ते हुए दर से करा रही थी। जो आवाज़ उसके कानों में गर्म शीशे की तरह घूम रही थी। समय के साथ आर्या की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। अब तो रूह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अंदर जाने के लिए स्ट्रगल करने लगा, लेकिन कोई भी उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। वो वहाँ पर खड़े सभी वार्ड बॉय को धक्का देकर अंदर जाने लगा। तभी रोनित ने आकर उसे पकड़ लिया और उसे समझाकर बिठाया, और उसके अंदर जाने से कंडीशन और ख़राब हो सकती थी। उसका इस समय यहीं रहना सही है। रोनित उसे ये सब समझा ही रहा होता है कि तभी आर्या की एक जोरदार चीख सुनाई देती है। उसी की थोड़ी देर बाद फिर एक जोरदार चीख सुनाई देती है। उसे सुनने के बाद रुद्र अंदर तक सहम जाता है। उसे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो धम से वहीं बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके दिल में बस एक ही डर पैदा हुए जा रहा था कि कहीं उसकी बीबी और उसके अंश को कुछ हो ना जाए। वो इन दोनों में से किसी को भी कुछ भी होना अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब तक दादी माँ और रिद्धि भी वहाँ आ गई थी। उन सब के कानों में भी आर्या की वही चीख सुनाई दी थी, जिसके बाद वो आर्या की आवाज़ आना बंद हो गई। सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई बाहर आए और उन्हें बताए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। वो सभी हद से ज़्यादा डरे हुए थे।
रुद्र बैठा परेशान हो रहा था। तभी एक नर्स बाहर भागती हुई आती है और रुद्र तुरंत उसे पकड़कर कहता है, कैसी है मेरी बीवी, बच्चे कैसे हैं, बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों आर्या की आवाज़ आना बंद हो गई, बताओ मुझे। पहले तो नर्स रूथ को देखकर डर गई, फिर वो हिम्मत करके रूथ को कुछ बताती, जिसे सुनने के बाद रूथ शॉक्ड हो जाता है। रूथ अभी भी नर्स की दोनों बाहों को पकड़े हुए गुस्से से उसे घूर रहा था और उसे अपने सवालों का जवाब जानना चाह रहा था। नर्स उसे देखकर घबरा रही थी, लेकिन उसने अपने गले को तर किया और कहना शुरू किया, देखिए सर, बच्चों का जन्म हो चुका है, लेकिन वो दोनों कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। और आपकी वाइफ, उनकी भी एग्जैक्ट कंडीशन पता नहीं चल रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। रुद्र ने अपने हाथों की पकड़ उस नर्स पर तेज कर दी और गुस्से से कहा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मेरे बच्चे मरे हुए पैदा हुए हैं, वो जिंदा नहीं है? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम जानती हो इसके लिए मैं तुम्हारी जुबान तक कटवा सकता हूँ। रुद्र की बात सुनकर वो नर्स पसीने से तरबतर हो जाती है। वो कहती है, नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वो जिंदा नहीं है, लेकिन वो अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें डेड नहीं कह सकते हैं, वो जिंदा हैं, लेकिन जैसे बच्चे को रिस्पॉन्स करना चाहिए अभी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज़ हमें हमारा काम करने दीजिए। ये कहकर वो रोनित की तरफ देखती है तो रोनित समझ जाता है। रोनित रुद्र को नर्स से अलग करता है और कहता है, रुद्र शांत हो जा। रुद्र के पकड़ से छूटते ही नर्स तुरंत वहां से भाग जाती है। रुद्र रोनित को धक्का देकर खुद से अलग करता है और कहता है, कैसे शांत हो जाऊं? तूने सुना ना उसने क्या कहा? मेरे बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आर्या की हालत खराब है, मैं कैसे शांत हो जाऊं? मैं शांत नहीं रह सकता, मैं क्या करूं? ये कहकर वो अपने सर को दोनों हाथों में पकड़कर वहीं बैठ गया। आज उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका दिमाग गुस्से से फटने को तैयार था। उसकी आंखें लाल थी। दादी माँ और रिद्धि भी वहीं बैठ गई थी। उन्होंने भी नर्स की सारी बातें सुन ली थी। रोनित भी परेशान था। सभी भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे थे कि जो भी हो सब सही हो, आर्या और बच्चे दोनों ही सही सलामत रहे। रुद्र अपने सर को दोनों हाथों पर टिकाए नीचे किए हुए बैठा हुआ था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है और वो चौंक कर अपना सर उठा लेता है। ऑपरेशन थिएटर से एक बच्चे की रोने की महीन सी आवाज़ आती है। उसी के ठीक कुछ सेकंड बाद दूसरे बच्चे की भी रोने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुनकर रुद्र, जिसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे और आंखें लाल थी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कहे क्या ना। दोनों बच्चे एक दूसरे से सुर ताल मिलाकर रो रहे थे। सभी लोगों के कानों में जब ये आवाज़ पड़ती है तो सभी मुस्कुरा उठते हैं। दादी माँ तो अपना हाथ जोड़ भगवान को शुक्रिया कहने लगती हैं। रोनित रुद्र के पास आता है तो रुद्र उसे देखकर कहता है, रोनित, ये मेरे बच्चे हैं, सच में ये मेरे बच्चों की आवाज़ है। रोनित, मेरे बच्चे ठीक हो गए हैं। रोनित रोनित रुद्र की खुशी को महसूस कर सकता था, इसलिए वो उसको गले लगाकर कहता है, हाँ मेरे यार, तू बाप बन गया, वो भी एक नहीं दो दो बच्चों का। ये तेरे बच्चों की ही आवाज़ है। रुद्र ने रोनित पर अपनी पकड़ कस कर दी और वो अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकता था। तभी डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आती है और कहती है, मुबारक हो मिस्टर राणावत, जुड़वा भाई बहन ने जन्म लिया है और आपकी वाइफ की कंडीशन भी पहले से ठीक है, बस उन्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ दिन उन्हें अस्पताल में रहना पड़ेगा। उसके बाद वो सही हो जाएंगी और आपके बच्चे भी अब ठीक है। रुद्र ने जब ये सुना तो उससे रुका नहीं गया। सबके रोकने के बाद भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। जैसे ही रुद्र ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर कदम रखा, उसे अपने सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखा। उसके दोनों बच्चे रुई के फौहों की तरह सफ़ेद तौलिए में लिपटे हुए आंखें बंद किए हुए लेटे थे। उन्हें देखकर रुद्र की आंखें नम हो जाती हैं। वो जल्दी से अपनी आंखों को साफ करता है और जाकर उन बच्चों को देखता है जो इतने सॉफ्ट लग रहे थे कि जैसे छू दे तो मैले हो जाएंगे। रुद्र उन्हें काफ़ी देर तक देखता रहा। दोनों बच्चे आंखें बंद किए एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए शांत थे, लेकिन अपने पैरों को हिला रहे थे। रुद्र काफ़ी देर तक उन्हें देखता रहा। उसके बाद उसकी नज़र साइड बेड पर बेहोश आर्या पर पड़ी। उसके चेहरे पर अभी भी दर्द और थकावट नजर आ रही थी। रुद्र ने नर्स की ओर देखकर कहा, नर्स, मेरी वाइफ रुद्र की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, घबराने की बात नहीं है, दर्द और थकावट की वजह से वो बेहोश है। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। अभी वो बहुत ज़्यादा वीक है। रुद्र कुछ नहीं कहता, बस हाँ में सिर हिला देता है। फिर वह आर्या के पास से चला जाता है और प्यार से उसके माथे पर चूम कर कहता है, जल्दी से अपनी आंखें खोलो और होश में आ जाओ जान, हमारी ज़िंदगी में दो नए मेहमान आ गए हैं। उसके बाद रुद्र फिर अपने बच्चों के पास आता है और नर्स की ओर देखकर कहता है, नर्स, क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ?
नर्स हाँ में सिर हिलाती है, फिर उसके हाथों को सैनिटाइज करवाती है। उसके बाद रूथ अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेता है और प्यार से दोनों के माथे पर किस कर देता है। वो दोनों अभी इतने छोटे थे कि रूथ की एक हथेली में ही दोनों समा जाते हैं। रूथ अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए बाहर आता है तो उसे इस तरह से देखकर दादी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि रूथ मुस्कुराते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर जा रहा था। दादी माँ, रोनित और इति तीनों ही रूथ के पास आते हैं और उन बच्चों को देखने लगते हैं जो अपनी आंखें बंद किए हुए रूथ की गोद में थे। दादी माँ ने तुरंत आगे बढ़कर अपने पास से नोटों का बंडल निकाला और उन दोनों पर घुमाकर वहाँ पास में खड़े वार्ड बॉय और नर्स और वहाँ पर जो भी सफाई कर्मचारी थे सभी को दे दिया। उसके बाद वो जाकर उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेती हैं और एक को रिद्धि ने ले रखा था और एक को दादी माँ ने लिया था। रूथ प्यार से अपने दोनों बच्चों को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उन दोनों ने अपनी आंखें खोली सभी हैरान हो गए उनकी आंखों को देखकर। रूथ, रोनित, दादी माँ और रिद्धि सभी दोनों बच्चों को देखकर हैरान थे। दादी माँ ने रूथ को देखकर कहा, रूथ ये क्या है? यही सवाल रूथ के चेहरे पर भी था। तभी डॉक्टर वहाँ पर आती है तो डॉक्टर को देखकर रूथ पूछता है, डॉक्टर मेरे दोनों बच्चों की आंखें। डॉक्टर मुस्कुराकर उन सभी को देखते हैं, फिर दोनों बच्चों को देखकर कहती हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों बच्चों की आंखें बिल्कुल ठीक है, बस उनका कलर थोड़ा अलग है। ये बस हार्मोन डिसेबल की वजह से होता है। जब लेडीज़ में हार्मोन्स चेंज होते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है और ये तो इनकी खूबसूरती को और बढ़ाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रूथ अपने दोनों बच्चों को देखता है जो अपनी प्यारी आंखें टिमटिमाते हुए देख रही थी। उन लोगों के हैरान होने की वजह ये थी कि दोनों बच्चों की आंखें हल्के हरे रंग में थी, जबकि आर्या और रूथ दोनों में से किसी की भी आंखें हरे रंग में नहीं थी। जब डॉक्टर ने उन्हें वजह बताई तो उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और मुस्कुराकर दोनों बच्चों पर प्यार लुटाने लगे। रिद्धि ने रूथ की बेटी को अपनी गोद में ले रखा था और प्यार से उसके माथे पर चूम कर कहती है, मेरी प्रिंसेस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी और उसकी आंखें दुनिया में वन पीस है। ये कहकर वो मुस्कुरा देती है। फिर उसने दूसरे बच्चे को जो कि लड़का था उसे देखकर कहती है, और ये दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान बनेगा जिसकी आंखें सभी लड़कियों को दीवाना बना देगी। ये कहकर वो मुस्कुरा देती है। उसकी बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। लगभग 2 घंटे बाद आर्या को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। रूथ वहीं बैठा था। रिद्धि दादी माँ को लेकर घर जा चुकी थी और रोनित उन दोनों को छोड़ने गया था। रूथ ने कहा कि वो लोग बाद में आ जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दादी माँ ज़्यादा देर तक अस्पताल में रहे और बीमार हो जाए। इसलिए उन्होंने रिद्धि से कहकर रोनित के साथ उनको घर भेज दिया था। इस समय वो आर्या के वार्ड में उसके बगल में एक चेयर कर बैठा उसके हाथ को अपने हाथ में लिए हुए मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और वो कब होश में आए यही इंतज़ार कर रहा था। जल्दी ही उसके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आर्या की आंखों में कुछ हलचल हुई। आर्या की धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिससे पता चल रहा था कि वो कितनी ज़्यादा थकी हुई है। उसने धीरे से कहा, रुद्र। उसकी आवाज़ सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर अपना हाथ फिराकर कहता है, आंखें खोलो जान, देखो मैं यही हूँ तुम्हारे पास। रुद्र की आवाज़ कानों में पड़ती है। आर्या अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों के सामने रुद्र का हैंडसम फेस दिखाई देता है, जिस पर एक अलग ही चमक और मुस्कान थी। उसे देखकर आर्या भी धीरे से मुस्कुरा देती है। तभी उसका हाथ उसके पेट पर जाता है। वो जब अपने पेट को सपाट महसूस करती है तो उसके चेहरे पर बल पड़ने लगते हैं। रुद्र उसके चेहरे के भाव को देखकर समझ जाता है कि वो फिर से पैनिक करने वाली है। इसलिए रुद्र उसके चेहरे को तुरंत अपने दोनों हाथों में भरकर कहता है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है जान, हमारे दोनों बच्चे सेफ हैं। रुद्र की बात सुनकर आर्या थोड़ी शांत होती है। फिर वो दोनों तरफ देखती है, लेकिन उसके बच्चे से कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो वो रूथ की ओर देखकर कहती है, रूथ मुझे अपने बच्चों को देखना है, मुझे उनके पास ले चलो रूथ प्लीज़, रूथ मुझे उन्हें देखना है। रूथ मुस्कुरा कर कहता है, हमारे दोनों बच्चे सेफ हैं। हाँ, टाइम से पहले जन्म लेने की वजह से उन्हें एक्यूमुलेटर में रखा गया है। मैं तुम्हें अभी उनके पास लेकर चलता हूँ। ये बोलकर रूथ तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है और पास में ही एक रूम जहाँ एक्यूमुलेटर में उसके बच्चे रखे थे वहाँ लेकर जाता है। रुद्र आर्या को एक चेयर पर बिठाते हैं जहाँ उसके सामने दोनों बच्चे लेटे हुए थे। अपने दोनों बच्चों को इस तरह से देखकर आर्या के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी आ जाती है। वो अपना हाथ उठाकर दोनों को छूती है तो दोनों उसे इतनी सॉफ्ट लगते हैं कि जैसे वो किसी रुई की छू रही हो। रुद्र ने प्यार से एक बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, यह है हमारा बेटा, और फिर दूसरे बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहा, यह है हमारी
प्यारी बच्ची। आर्या मुस्कुराकर उसकी ओर देखती है तो रुद्र कहता है, हाँ भाई बहन है दोनों। कुछ देर अपने बच्चों के पास आर्या रहती है, फिर रुद्र उसे वापस वार्ड में ले जाता है। और आर्या का मन तो नहीं था, लेकिन रुद्र जानता था कि अभी उसकी कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं है कि ज़्यादा देर तक वो बैठ सके, इसलिए रुद्र की बात मानकर वो भी आ जाती है वापस। रुद्र और आर्या बैठे हुए थे। रुद्र बेड पर आधा लेटा हुआ था और आर्या उसके सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी। रुद्र उसके सर को सहला रहा था। दोनों के चेहरे पर ही एक अलग सी मुस्कान थी। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और एक नर्स एक छोटी सी ट्राली लेकर आती है। नर्स जब उन दोनों को इस तरह से देखती है तो अपना सर नीचे करके कहती है, सर वो बच्चों को फीड करना है। ये कहकर वो इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि रुद्र और आर्या इस समय एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे और नर्स को उन्हें इस तरह से देखकर शर्म आ रही थी। आर्या भी इस बात को समझकर झेप जाती है। रुद्र हाँ में सिर हिलाता है और नर्स दोनों बच्चों को उस ट्राली में लिए हुए अंदर आती है। थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाता है। तब नर्स एक बच्चे को उठाकर आर्या की गोद में देती है। आर्या अपने हॉस्पिटल गाउन के कुछ बटन्स को खोलती है और अपने बच्चों को सीने से लगा लेती है। उसका बच्चा उसके सीने से लगे हुए उसका दूध पी रहा था और आर्या उसके सर को सहला रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसने बच्चों को दूध पिला लिया तो नर्स ने दूसरे बच्चे को दिया। आर्या ने उसे भी फीड कराया। दोनों बच्चों को फीड कराने के बाद नर्स ने दोनों को ही पास में रखे पालने में सुलाकर आर्या के पास लिटा दिया और नर्स ने जाते हुए कहा, इन दोनों को अपने पास ही रखिए। माँ की गर्माहट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये कहकर वो मुस्कुराकर बाहर चली जाती है। नर्स के जाने के बाद आर्या अपने दोनों बच्चों को देखती है तो इस समय दोनों ही आंखें खोले हुए एक टक उसे टुकुर टुकुर देख रहे थे। आर्या भी उन दोनों की आंखों को देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, ये दोनों तो। तभी रुद्र की आवाज़ आती है, हाँ मैं भी देखकर हैरान हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये हार्मोन्स की वजह से हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ी यूनिक हो गए हैं हमारे बच्चे। ये कहकर वो मुस्कुरा देता है तो आर्या भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। रुद्र और आर्या अपने बच्चों को देख रहे थे, जो उन्हें अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रहे थे। रुद्र मुस्कुरा कर कहता है, क्या देख रही हो? उसकी बात पर आर्या कहती, रुद्र जब हमारी शादी हुई थी तब कभी सोचा नहीं था कि ये पल भी आएगा मेरी ज़िंदगी में, जहाँ सब कुछ इतना खूबसूरत होगा। अपनी ज़िंदगी में ये सपने देखना बंद कर दिया था मैंने। आपको पता है, जब मुझे मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो पहले समझ नहीं आया कि क्या करूँ। लगा ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया। अभी तो मैंने आपके साथ नई शुरुआत ही की थी और हालात ऐसे थे कि हमारा रिश्ता दांव पर लगा था। पहले मैं ये खुशखबरी आपको देना चाहती थी, लेकिन डर गई थी कहीं ये खबर बाहर आ गई तो मैं इन्हें खो ना दूँ, इसलिए नहीं बताया, लेकिन फिर भी उसे पता चल गया। आर्या ने सब बोल ही रही थी कि उसे ध्यान आया। उसने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र क्या पता चला कि उर्वशी आंटी का किसने मारा है? रुद्र आर्या की बात सुनकर कहता है, उन्हें वही कांटा चुभा है जिसे उन्होंने खुद ही बोया था। आर्या असमझ से उसे देख रही थी तो रुद्र ने कहा, उन्हें उनकी प्यारी बेटी रूबी ने मारा है। मुझे कुछ दिन पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि महिमा माँ की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि प्लान मर्डर था। उन्हें डिप्रेशन की गोलियां दी गई थी जिससे वो हालोसिनेट करने लगती थी और उसी का फ़ायदा उठाकर उर्वशी ने उन्हें नेलकानी से धक्का दे दिया था। वो जिंदा थी, लेकिन उर्वशी राणा ने उनके सर को पत्थर पर पटक कर मार डाला था और उसे बहुत ही चालाकी से एक्सीडेंट दिखा दिया। मैंने वो सब पुलिस को दे दिया था कि उन्हें अरेस्ट किया जा सके। रूबी और आलिशा को ये बात पता चल गई थी। वो जानती थी कि अगर उर्वशी राणा पकड़ी गई तो वो भी पुलिस के चंगुल में आ जाएंगी, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया और तुम्हें फंसाने के लिए प्लान बनाकर। लेकिन रिपोर्ट में पता चल गया और कांस्टेबल ने बताया कि उसे पैसे दिए गए थे तुमसे ज़बरदस्ती कबूल करवाने के लिए। लेकिन अब सच सामने आ गया है और तुम इन सब से निकल चुकी हो, इसलिए अब बस बच्चों पर ध्यान दो, फिर उसके करीब आकर मुझ पर भी। आर्या उसकी ओर देखने लगती है। रुद्र के चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी स्माइल थी, जिससे आर्या को समझ पाती उससे पहले ही रुद्र ने उसके सर के पीछे अपना एक हाथ रखकर उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। पहले तो आर्या की आंखें इस शौक से बड़ी हो गईं, फिर जब उसे अपने होठों पर रुद्र के होठों की हलचल महसूस हुई तो उसकी आंखें बंद हो गईं और वो उस किस में रुद्र को रिस्पॉन्स करने लगी। आर्या का साथ पाकर रुद्र और भी पैसनेट होकर उसे किस करने लगा। अभी उन्हें कुछ ही मिनट हुए होंगे कि उनके कानों में रोने की आवाज़ आई, जिसे दोनों अलग हो गए।
आर्य ने तुरंत रोद को खुद से दूर किया और अपने बच्चों को देखा। उनकी बेटी तो शांत थी, लेकिन उनका बेटा जोर जोर से रोने लगा। आर्य ने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते ही वो एकदम शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। रुद्र उन दोनों को देख रहा था। उसने अपने मन में ही कहा, ये तो अभी से ही मुझसे मेरी बीबी छीनने लगा, आगे ना जाने क्या करेगा। रुद्र को समझ ही आ रहा था कि उसे अपने एक दिन के बच्चे से ही जलन हो रही है। कुछ ही देर में दादी माँ के साथ रिद्धि और रोनित भी आ गए। रोनित रुद्र के साथ बैठकर कुछ डिस्कस कर रहा था और रिद्धि और दादी माँ दोनों बच्चों को खिला रही थी। तभी डॉक्टर अंदर आती हैं और आर्या के साथ बच्चों को भी चेक करती हैं। डॉक्टर कहती हैं कि बच्चे ठीक हैं, लेकिन आर्या को भी रेस्ट की ज़रूरत है। उसका शरीर बहुत वीक हो गया है। उसके बाद वो ये भी कहकर चली जाती है कि अभी नर्स आएगी तो बच्चों को कुछ टेस्ट के लिए भेजना है। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। कुछ देर में एक नर्स आती है और दोनों बच्चों को ट्रॉली में ले जाती है। दादी माँ ने नर्स से कहा कि जल्दी ही उन्हें ले आए, तो उस नर्स ने बस हाँ में सिर हिला दिया। सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। आर्या भी रिद्धि से बात कर रही थी। दादी माँ अपने सभी बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही थी। अभी कुछ ही देर हुआ था कि डॉक्टर उनके पास आकर कहती हैं, बच्चों को आप लोगों ने अभी तक भेजा नहीं। उनकी बात सुनकर सभी शॉक होकर डॉक्टर को देखने लगते हैं। रुद्र आगे आकर कहता है, डॉक्टर ये आप क्या कर रही हैं? थोड़ी देर पहले ही तो नर्स उन्हें यहाँ से लेकर गई है। रुद्र की बात सुनकर डॉक्टर कहती हैं, लेकिन नर्स तो मेरे केबिन में अब तक आई ही नहीं। इतना सुनना था कि रुद्र रोनित दोनों ही तुरंत चौकन्ने हो गए और बाहर की तरफ भागकर चेक करने लगे, लेकिन उन्हें पूरा कॉरिडोर खाली दिखाई दे रहा था। वो चारों तरफ ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक तरफ से कहीं घुट्टी सी आवाज़ आती है। वो दोनों उधर जाकर देखते हैं तो एक वार्ड के अंदर से वो आवाज़ आ रही थी। वो दोनों तुरंत अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वही नर्स थी जो थोड़ी देर पहले उनके बच्चों को लेकर गई थी। उसका मुंह और हाथ पैर बांधा गया था। रोनित तुरंत गया और उस नर्स का मुंह खोलकर उसके हाथों पैरों को भी आज़ाद कर दिया। आज़ाद होती ही वो नर्स तुरंत बोलती है, सर वो लोग बच्चों को लेकर गए। सर मैं बहुत कोशिश की लेकिन उन लोगों ने मुझे बांध दिया। प्लीज़ सर बच्चों को बचा लीजिए। वो दोनों बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। उनके हाथों में गन थी और वो दोनों बच्चों को लेकर चली गई। प्लीज़ सर। नर्स की बात सुनकर रुद्र समझ गया कि कौन ऐसा कर सकता है। उसने गुस्से से रोनित को देखकर कहा, पूरे हॉस्पिटल में अपने गार्डों को तैनात कर दो। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पर अपने बच्चे कुछ ही सेकंड में हमारे सामने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे गुस्से से कोई नहीं बच पाएगा। ये कहते हुए रुद्र दांत पीस रहा था। उसके चेहरे से उसके गुस्से का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। रुद्र के गार्ड पूरे हॉस्पिटल में तैनात हो चुके थे। वह चारों तरफ देख रहे थे कि कहीं से कोई भाग तो नहीं रहा है। हॉस्पिटल को उन्होंने सील कर दिया था। अब तक 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन बच्चों का कुछ भी पता नहीं चला था। रुद्र गुस्से से पागल हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ऐसा कैसे हो गया। उसे अपने सभी गार्ड्स पर इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उनके रहते इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। कोई उसके बच्चों को हॉस्पिटल से लेकर चला जाए और उन्हें पता भी ना चले। रुद्र ने तुरंत रोनित को देखकर कहा, अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। रोनित तुरंत गया और सीसीटीवी फुटेज लेकर के आया। रुद्र लैपटॉप में बैठकर सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। उसने देखा कि 2 लड़कियां नर्स के ड्रेस में आई और नर्स जो उनके बच्चों को लेकर गई उससे कुछ बात करने लगी। बात करते करते उन दोनों ने ज़बरदस्ती उसे वार्ड में खींच लिया और थोड़ी देर बाद वो दोनों बच्चों को अलग अलग लेकर चली गई। अगले ही फुटेज में रुद्र ने देखा कि उन दोनों ने बुर्का पहन लिया था और उन बच्चों को लेकर हॉस्पिटल से बाहर जाकर एक गाड़ी में बैठकर निकल गई हैं। रुद्र ने उस गाड़ी का नंबर नोट किया और उसका पता लगाने को कहा। रुद्र वहां से उठकर तुरंत आर्या के पास गया, क्योंकि वो जानता था कि आर्या इस समय बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगेगी, जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी भी वो पूरी तरह से सही नहीं हुई थी, इसलिए उसका इस समय आर्या के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी था। वो जैसे ही वार्ड के पास जाता है, सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। सामने जिन बॉडीगार्ड को आर्या की सेफ्टी के लिए रुद्र ने वहां तैनात किया था, वो दोनों बेहोश थे और अंदर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी। रुद्र तुरंत जाकर दरवाज़ा खोलता है तो अंदर से दादी माँ और इतनी परेशान से उसे दिखाई देती हैं। रुद्र उन दोनों को देखकर आर्या के बारे में पूछता है तो दादी उसे बताती हैं। फ्लैशबैक। आर्या बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। वो रो रही थी कि उसे उसके बच्चे चाहिए, उसे उनके पास जाना है। दादी माँ और रिद्धि उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्या किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। वो बार बार जिद कर रही थी कि उसे जाकर देखना है कि उसके बच्चे कहाँ हैं, लेकिन उसे बेड पर से कोई उठने नहीं दे रहा था। आर्या अभी बोल ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आती है। आर्या देखती है कि अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है। फिर भी
वो फ़ोन उठाती है। जैसे ही कॉल अटेंड करती है, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वीडियो कॉल में उसके दोनों बच्चे दिखाई देते हैं, जो ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। उन्हें इस तरह से रोते देखकर आर्या की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। तभी मोबाइल का कैमरा साइड होता है और वहाँ पर आर्या को आलिशा और रूबी दोनों बैठी दिखाई देती हैं। उन दोनों को देखकर आर्या गुस्से से कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चों को ले जाने की? मैं तुम दोनों को चिंता नहीं छोड़ूंगी। आर्या की बात सुनकर दोनों ही शैतानियों से हंसने लगती हैं और कहती हैं, हमें भी तुम्हारे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जानते हैं तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, एक ही दिन के हैं, छोटे हैं, उन्हें अपनी माँ की ज़रूरत है और हमें भी इसकी माँ की ज़रूरत है। इसलिए चुपचाप हम जो पता दे रहे हैं वहाँ पर चली आओ। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें एक मैसेज मिलेगा, उसी पते पर चली आओ। अगर 1 घंटे के अंदर तुम यहाँ पर नहीं पहुँची तो अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना, क्योंकि हमें तो इसे कोई भी लगाव नहीं है। इन्हें मारने में हमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो इन प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी माँ चली आओ। और हाँ, किसी को भी अपने पीछे लाने की गलती मत करना। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटने के बाद आर्या के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो मैसेज को ओपन करती है तो वहाँ पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। आर्या तुरंत वहाँ से जाने लगती है। दादी माँ और रिद्धि रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या नहीं मानती है। आर्या जब वार्ड के बाहर आती है तो उन दोनों को वार्ड के अंदर ही करके दरवाज़ा बंद कर देती है। जब वो आगे जाने लगती है तो 2 गार्ड्स उसे रोकते हैं, लेकिन आर्या तुरंत पास में रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाकर उन दोनों के सर पर मारती है और वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक इन रोज जब ये सुनता है तो उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से कस जाती हैं। वो अपने घर आई हुई आवाज़ में कहता है, ये तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मेरी आर्या को मजबूर किया। मैं आ रहा हूँ तुम लोगों के पास तुम्हारी मौत बन के, और ये गलती तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी गलती होगी जिसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलते ही उसके गार्डों के पीछे जाने लगते हैं। तभी रोनित जाकर उसे बताता है कि उन लोगों ने उससे गाड़ी के बारे में पता लगा लिया है और उसकी लोकेशन भी उन्होंने ट्रैक कर ली है। एक कैब आकर एक पुरानी सी फैक्ट्री के पास रुकती है। उस कैब से आर्या उतरती है। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, उसे सही से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए कोशिश करके उस फैक्ट्री के अंदर जाती है। वो देखती है कि वो फैक्ट्री में बहुत से आदमी तैनात हैं और बीच में एक सोफे पर आलिशा और रूबी दोनों बैठी हुई हैं। दोनों ने हाथों में ड्रिंक का गिलास लिया हुआ था और दूसरे हाथ में दोनों की ही गन थी। दोनों ही बहुत ही स्टाइल से उस पर बैठी हुई थी। जब दोनों की नज़र आर्या पर पड़ती है तो दोनों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। आर्या धीरे धीरे चलती हुई उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं आ गई, कहाँ है मेरे बच्चे, बताओ। आर्या की आवाज़ में अपने बच्चों के लिए तड़प वो दोनों बहुत अच्छे से देख सकती थी, जिसे देखकर उन दोनों के चेहरे की कुटिलता और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो दोनों मुस्कुराते हुए कहती हैं, मिल जाएंगे तुम्हारे बच्चे, आखिर अपनी माँ के ही पास जाएंगे, और जाएंगे कहाँ। लेकिन उनकी माँ उनके लिए थोड़ा तो सब्र कर ही सकती है ना। चलो एक काम करते हैं, एक एक जाम हमारे साथ ले लो। ये कहकर वो उसकी तरफ एक ड्रिंक का गिलास बढ़ाती है तो आर्या कहती है, मैं यहाँ तुम दोनों के बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, अभी के अभी, बताओ कहाँ है मेरे बच्चे। उसकी बात सुनकर रूबी अपनी ड्रिंक को सामने की टेबल पर रखती है और उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रूबी ने अपने हाथों को बढ़ाकर आर्या के बालों को पकड़कर खींचा, जिससे आर्या के मुंह से एक सिसक निकल गई। रूबी ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, इसी खूबसूरत चेहरे के लिए रूथ ने मेरे चेहरे को बिगाड़ा था ना। अब मैं उसे बताऊंगी कि किसी से उसकी खूबसूरती, उसकी पहचान छीन लेने का क्या नतीजा होता है। ये कहकर उसने एक जोरदार तमाचा आर्या के चेहरे पर लगाया, जिससे आर्या के होठों से खून निकलने लगा और वो एक तरफ जाकर जमीन पर गिर गई, जिससे उसके हाथों में भी चोट लग गई और वहाँ से खून बहने लगा। उसे इस तरह से देखकर आलिशा खड़ी होती है और कहती है, अरे रूबी डियर, क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है, अभी कुछ घंटे पहले ही तो इसने बहुत दर्द सहकर अपने उन नन्हे मुन्ने पिल्लों को जन्म दिया है, और अभी तुम इस पर इतने अत्याचार कर रही हो। अगर ये बेचारी मर गई तो हमारा काम कैसे होगा। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। आलिशा अपनी मुस्कान रोक कर आर्या के पास ज़मीन पर बैठी है और गन को उसके चेहरे पर फिराते हुए कहती है, इससे तो हमें बहुत सारे हिसाब पूरे करने हैं, है ना। अगर ये अभी मर गई तो कैसे होंगे। अभी तो हमें इसे तड़पाना है, इसके चेहरे पे वो दर्द देखना है जो हमने सहा है। उसके पहले अगर ये मर गई तो हमारी इच्छा अधूरी रह जाएगी ना। उसकी बात पर रूबी मुस्कुराने लगती है और हाँ में सिर हिलाती है। आर्या उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, आखिर चाहती क्या हो तुम दोनों। मुझे मेरे बच्चों को छीन कर क्या मिलेगा तुम लोगों को। मैं तुम लोगों के बुलाने पर आ गई
तुम दोनों मुझे मारना चाहती हो तो मार लो, मुझसे बदला लेना चाहती हो तो ले लो, तड़पाना चाहो तो तड़पा लो, लेकिन मुझे मेरे बच्चे दे दो। आर्या के चेहरे पर बेबसी और दर्द दिखाई दे रहा था, जो उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा सुकून पहुंचा रहा था, क्योंकि आर्या को तड़पते देखना ही तो उन दोनों की ज़िंदगी का मकसद था। रूबी आलिशा को देखकर कहती है, आलिशा एक बार इसे इसके बच्चों का दर्शन करवा दो, अगर ये मर गई तो इसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह जाएगी ना। ये कहकर वो मुस्कुराने लगती है। उसके इतना कहती आलिशा 2 बार ताली बजाती है और आर्या को एक तरफ इशारा करती है। जब आर्या उस तरफ देखती है तो उसकी पूरी तरह से रूह कांप जाती है, क्योंकि उसके सामने का नज़ारा ही इतना भयानक था। आर्या को आलिशा और रूबी ने जिस फैक्ट्री में बुलाया था वो एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री थी, और उसके बच्चों को एक बास्केट में रखा गया था, जिसके नीचे एक बड़ा सा कंटेनर था जिसमें एसिड रखा था। वो एसिड इतना खतरनाक था कि उसमें गिरने के बाद लोहा भी चंद सेकंड में ही गायब हो जाए, तो इंसान की औकात ही क्या हो गई। और वहाँ तो उसके 2 नन्हे बच्चे, जो भी पूरी तरह से 24 घंटे के भी नहीं हुए थे, अगर उसे एक बूंद भी उन पर पड़ती तो उनका क्या हाल होता है। ये सोचकर ही आर्या की रूह तक कांप गई। आर्या उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों एक औरत होकर इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? छोटे छोटे नवजात बच्चों के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो? तुम दोनों को औरत कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम दोनों तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर आलिशा ने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, हम नहीं हैं इंसान, लेकिन हम ऐसे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना छीन लिया। रूस से शादी और उसकी दौलत पर राज करना मेरा सपना था। मैंने ये सपना तब से देखा था जब से मैंने अपने होश संभाले थे, लेकिन तुम्हारी वजह से, ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में बुरी तरह से जकड़ लिया था। तुम्हारी वजह से मेरा वो सपना ख़त्म हो गया। तुमने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी वजह से मैं आज एक क्रिमिनल बन चुकी हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? आलिशा ने आर्या के चेहरे को झटक कर छोड़ दिया और फिर दोनों उसे 2 कदम दूर हटकर कहती हैं, अगर तुम्हें अपने बच्चों को बचाना ही है तो हमारे सामने झुककर अपनी नाक रगड़ो और हमसे माफ़ी मांगो। अपने बच्चों को छोड़ने के लिए भीख मांगो। आर्या अपनी डबडबाई हुई आंखों से अपने दोनों बच्चों को देखती है जो रो रहे थे। उन्हें अपनी माँ की ज़रूरत थी। उन्हें देखकर आर्या की आंखों से आंसू तेज हो जाते हैं। वो उन दोनों के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़कर वैसा ही करती है जैसा है वो दोनों कह रही थी। आर्या को इतना बेबस देखकर दोनों ही जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी आलिशा अपने हाथ में जो गन ली रहती है उसे उस रस्सी की ओर फायर करती है जिससे उसके बच्चे बंधे हुए थे। ये होते ही आर्या एक जोरदार चीख के साथ कहती है, नहीं। क्या आर्या खो देगी अपने दोनों बच्चों को? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।